जिस फांसीवाद या फैसिज्म के खतरे को हम कहते हैं, दरअसल हम उसके अंदर हैं। हम फैसिज्म से होकर गुजर रहे हैं और ये लड़ाई अब ऐसा नहीं कि आने वाले वक्त की लड़ाई है, ये इस वक्त चल रही है। और इसमें जिस एंटिटी को आप मीडिया कह रहे हैं या जिसको मीडिया के नाम से जाना जा रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहते हैं, जिसमें मेजॉरिटी अगर हम बात कर रहे हैं तो फोकस में ब्रॉडकास्टिंग मीडिया यानी कुछ टीवी चैनल, और उन टीवी चैनल का भी प्राइम टाइम शो जो खबरों का और देश का और समाज का एजेंडा तय करता है, हम उसको एनालाइज करते हैं कि वो क्या है और इसका सलूशन क्या है, इससे निपटा कैसे जाए, इसके ठीक होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा। इन तमाम चीजों पे हम सिलसिलेवार बात करेंगे और फिर आखिर में कुछ सवाल हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रखेंगे, लेंगे। तो देखिए, जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है या क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी है, उसकी पहली कसौटी जो है वो मीडिया है। अगर मीडिया ठीक नहीं है, अगर प्रेस ठीक नहीं है, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन आपके पार्लियामेंट में और जुडिशरी पे होगा। ये दो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार पे को जवाबदेह बनाते हैं जनता के प्रति, सरकार को जवाबदेह बनाते हैं संविधान के प्रति। एक शब्द कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ, ये रूल ऑफ लॉ के मुताबिक सरकार चले, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक पुलिस बिहेव करे। तो ये क्या हुआ है हमारे देश में पिछले कुछ एक दशक में कि ये स्थिति आ गई कि मीडिया एकदम एक पार्टीजन रोल अदा कर रहा है। मैं आपको 2004 के लोकसभा इलेक्शन की याद दिलाता हूं। 2004 के इलेक्शन में हुए थे गुजरात के नरसंहार के बाद, 2 साल बाद, और उन चुनावों में बीजेपी चुनाव हार गई थी, वाजपेयी जी चुनाव हार गए थे। और हारने के बाद वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि हम गुजरात के दंगों की वजह से चुनाव हार गए। तो ये समाज 2004 में वाजपेयी जैसा नेता कह रहा है कि हम 2002 के गुजरात के दंगों की वजह से चुनाव हार गए, उसकी बदनामी की वजह से। तो ये पिछले 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि जिन दंगों के दोषी मीडिया ने नरेंद्र मोदी को पाया, वो नरेंद्र मोदी हीरो बन गए। ये हमारे देश में समाजशास्त्रियों को, जो सोशोलॉजिस्ट है, उनको यह अध्ययन करना होगा कि 10 साल में ऐसा क्या हुआ कि ये एकदम यू टर्न मीडिया ने ले लिया। अब आप देखिए कि दो चीजें हैं पूरी दुनिया में एक साथ हो रही है। बहुत सी चीजें दुनिया में, अगर आप हिस्ट्री की टाइमलाइन देखिएगा तो बहुत सी चीजें दुनिया में एक साथ होती हैं। यानी यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन और इस्लामिक टेररिज्म का ऊपर आना, ये दोनों एक साथ ही हुआ, एक ही साल में हुआ ये दोनों बातें। बहुत सी ऐसी बातें एक साथ होती है तारीख में। आज आज के दौर में अगर आप देखिएगा तो ब्राजील, यूके, यूरोप के कई देश, अमेरिका, भारत, यहाँ पे पोस्ट ट्रूथ यानी उत्तर सच यानी नियो फैसिज्म का एक दौर है। और उस दौर के रिप्रेजेंटेटिव अमेरिका में ट्रंप है और भारत में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार है। लेकिन आप फर्क देखिए, फर्क ये है कि अमेरिका के इंस्टीट्यूशंस इंटैक्ट है,
अमेरिका का मीडिया इंटैक्ट है, अमेरिका का मीडिया में वो अफरा तफरी नहीं मची है, वो आज भी सवाल खड़े करता है ट्रंप को। ट्रंप की आए दिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, उनके ट्वीट पढ़िएगा, तो उनका गुस्सा न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और CNN और वहां के मीडिया पर रहता है। ऐसा क्या अमेरिकन सिस्टम में है कि एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस मारती है और उसके कुछ घंटों के अंदर पूरे देश में लोग सड़कों पर है और पूरा मीडिया वहां का सरकार के सवाल खड़े कर रहा है। और इसी दौर में भारत के सीमा के LAC के अंदर चाइना अपना टेंट गाड़ देता है और हमारे 20 सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन हमारा मीडिया सरकार पे सवाल खड़ा करने की जगह सवाल खड़े कर रहा है विपक्ष पे और कांग्रेस पे। तो ये समझने की जरूरत है कि ये बेसिकली क्या है, ये फिनोमेना क्या है, ये मीडिया ऐसा क्यों हो गया। देखिए, अगर मीडिया की आप बात करें तो जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है ये बाकी मीडिया के भी खिलाफ है। और जैसा आपने कहा कि हम 138 पोजीशन में है फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में, भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में गिना जाता है पत्रकारों के लिए। इसी लॉकडाउन में 55 पत्रकारों के खिलाफ FIR हो चुकी है। ये नई टैक्टिस है विनोद दुआ के खिलाफ, सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ, सुप्रिया शर्मा के खिलाफ, प्रिंट की तमाम पत्रकारों को हैरेस करने के लिए फर्जी मुकदमों में उलझाओ, उनको हैरेस करो, उनको जेल में डालो। और इसी दौर में एक टीवी एंकर सीधे सीधे सवाल खड़े करता है एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पे और उसका कुछ नहीं होता। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया कुछ नहीं कर पाती, यानी उसका बयान तक नहीं आता। तो मीडिया, इस मीडिया को आप ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इन इंस्टीट्यूशन से आप इस मीडिया को डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये जेनोसाइड का पार्टनर है, ये फैसिज्म का पार्टनर है, ये मीडिया जिसको आप मेन स्ट्रीम मीडिया मान रहे हैं। और वो क्यों है, उसका एक बड़ी वजह जो है वो मीडिया की संरचना है। जैसा आपने कहा कि पूंजीपति मीडिया चलाते, पूंजीपति मीडिया हमेशा चलाते रहे। मीडिया उस वक्त भी पूंजीपतियों के ही पैसे से चलता था जब मीडिया आजादी की लड़ाई का साथ दे रहा था। मीडिया तमाम चुनौतीपूर्ण दौर में सरकारों के खिलाफ सवाल खड़ा किया, और सरकारों के जैसे बोफोर्स के मामले पर मीडिया ने एक सवाल खड़े किए थे। वो मीडिया भी कॉर्पोरेट मीडिया ही था। अभी ऐसा क्या हुआ है? अभी बेसिकली अगर हम देखें तो मीडिया के रिप्रेजेंटेशन में इसका हमको कुछ आंसर मिलते हैं, और वो आंसर ये हैं कि ये जो दौर है ये बेसिकली जो हिंदू अपर कास्ट है उसके डेमोग्राफिक इनसिक्योरिटी का दौर है, और उस इनसिक्योरिटी का फायदा उसको एक्सप्लॉइट करने का काम नरेंद्र मोदी भी कर रहे हैं। और वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि वो मीडिया जो है वो उसी हिंदू अपर कास्ट का ही वहां पे बोलबाला है। आप देखिए कि ये जिसको हम मीडिया कहते हैं ये बेसिकली हिंदू अपर कास्ट मीडिया है, और यहाँ पे प्राइम टाइम डिबेट की तरफ हम ध्यान देते हैं। ये ऑक्सफैम ने स्टडी की थी और ये अभी कुछ महीने पहले की स्टडी है। लगभग 3/4 एंकर्स अपर कास्ट हैं,
प्राइम टाइम पे एक भी एंकर SC ST OBC नहीं है। मुस्लिम्स की मीडिया में प्रेजेंस ना के बराबर है, और जो है भी वो उसी लाइन को टो करते हैं जो जो उनके न्यूज रूम की लाइन होती है, जिनके नाम आप भी जानते हैं। अगर आप मीडिया के बोर्ड्स की बात करें, जो कंपनियां हैं मीडिया की, उन मीडिया की कंपनी में TV18 को छोड़कर, जिसमें एक बोर्ड का मेंबर मुस्लिम है क्योंकि वो रिलायंस के बोर्ड का मेंबर है, बाकी किसी भी, यानी आप जी में देख लें, आप NDTV देख लें, आप किसी मीडिया को उठा के देख लें, आप ABP न्यूज देख लें, एक भी बोर्ड मेंबर जो है वो मुस्लिम नहीं है, और ना ही उनके बोर्ड मेंबर जो हैं वो हिंदू अपर कास्ट के अलावा दूसरे डेमोग्राफिक ग्रुप से आते हैं। इसी तरीके से न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को आप देखिए, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी 5% से भी कम आर्टिकल जो है वो नॉन हिंदू अपर कास्ट के द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए हैं। बहुत आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूं कि जब मान लीजिए कि दलित एट्रोसिटीज या आरक्षण के जैसे सवाल पर भी मीडिया अगर डिस्कस करता है, उस वक्त भी मीडिया में जो पैनलिस्ट होते हैं, प्राइम टाइम पे जो पैनलिस्ट हैं, जिनका एक ट्रेंड बन गया है, वो पैनलिस्ट भी 60 to 70% हिंदू अपर कास्ट होते हैं। यानी जो इशू दलितों का है, जहां दलित एट्रोसिटीज की बात हो रही है, या जहां पे मुस्लिम के ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज्यादातर RSS की सोच रखने वाले, बीजेपी के पैनलिस्ट, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, जो एंकर है वो भी बीजेपी के साइड है, जो एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट आता है वो भी राइट विंग का ही होता है। तो ये ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है प्राइम टाइम डिबेट्स में, वो हिंदू अपर कास्ट और प्रो RSS, प्रो बीजेपी लोगों की होती है। अब आप देखिए न्यूज रूम की लीडरशिप, ये ऑक्सफैम की स्टडी में 121 न्यूज रूम की स्टडी की गई, जिसमें एडिटर इन चीफ, मैनेजिंग एडिटर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, ब्यूरो चीफ, जो डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैं न्यूज रूम के अंदर, उसमें 121 में से 106 पोजीशंस हिंदू अपर कास्ट की है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब 0। मुस्लिम्स कहीं से एक दो होंगे तो होंगे, वो भी जो कुछ एंकर्स हैं उनको एडिटरशिप मिल जाती है, वैसे होंगे। हिंदी न्यूज चैनल्स की स्थिति और भी बदतर है। हिंदी न्यूज चैनल में 100% अपर कास्ट एडिटर्स हैं, 100%, नॉट 1% इज फ्रॉम एनी अदर डेमोग्राफी। और प्राइम टाइम का जो इनके शोज होते हैं, उसका जो एंकर है वो 80% जो है वो हिंदू अपर कास्ट है। तो जो जिस डेमोग्राफिक इनसिक्योरिटी का लाभ मोदी अपनी पॉलिटिक्स में उठा रहे हैं, उसी को आप देखिएगा कि वो कैसे मीडिया के जो संरचना है, जो मीडिया का कॉम्पोजिशन है, उसमें कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो कहां तक जाती है। आप इसका अंदाज ये लगाइए कि जैसे रवांडा का मान लीजिए जेनोसाइड, वो जो रेडियो रवांडा का रोल था वहां पे तुस्सीज के खिलाफ, और जिसमें लाखों तुस्सी मारे गए कुछ हफ्तों के भीतर, ये जो नफरत की बात, जो हेट मॉन्गरिंग, नफरत, वो रेडियो रवांडा ने वहां पे पैदा की शुरू से।
यही काम आप देखिएगा कि हिंदुस्तान का जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, उसका जो प्राइम टाइम है, वो लगातार इस काम को करता है कि वो जेनोसाइड टेंडेंसीज को बढ़ाता है, हेट स्पीच बढ़ाता है। और हेट स्पीच की जेनोसाइड की शुरुआत हेट स्पीच से ही होती है। अभी कुछ दिन पहले इसी लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि एक तरफ तो लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर, जिनके लिए न बसों का इंतजाम किया गया, न ट्रेन का इंतजाम किया गया, 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन कर दिया गया, सड़कों पे भूखे प्यासे, पुलिस उनको लाठियां मार रही है, प्रवासी मजदूर, उनका दुख दर्द मीडिया न दिखाकर, और वो तबलीगी जमात पूरे पूरे प्राइम टाइम पे कई दिन तक, और पूरा कोरोना का जो महामारी का फोकस, यानी पूरी दुनिया महामारी से लड़ रही है, और हमारे देश का जो मीडिया और सरकार थी वो तबलीगी जमात और मुस्लिम्स को बदनाम करने के पूरा जो हेट स्पीच है उस तरफ वो बिल्कुल फुल स्ट्रीम पे वो मामला चल रहा था। यही काम देखिए कि आप पीछे जाइएगा तो जो नाजी जर्मनी में हुआ वो भी यही हुआ कि कंप्लीट, यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, रैलीज, आर्ट, म्यूजिक, फिल्में, रेडियो, कंप्लीट कब्जा जो है वो नाजी नैरेटिव ने अपने उस पे बनाया था ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए। हमारे देश में अभी थोड़ी सी गुंजाइश ये बची है कि कुछ एक वेबसाइट्स, डिजिटल मीडिया में, थोड़े बहुत अखबार, सोशल मीडिया और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा अभी इस जेनोसाइड टेंडेंसी के बाहर है। तो अभी हम इसको बचा सकते हैं, और इस मीडिया को हम बचा सकते हैं, और हम एक नया मीडिया खड़ा कर सकते हैं। जहां तक इस मीडिया का जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जो प्राइम टाइम पे आप नफरत की बात सुनते हैं, इसको कोई ठीक करने का किसी के पास कोई उपाय है, या किसी प्रेस काउंसिल से, या कोई वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की बात सुनेगा, ये मुझे नहीं लगता। इस मीडिया के को आइसोलेट करके ही आपको समाज के और डेमोक्रेसी के को पटरी पर लाने के सलूशन ढूंढने पड़ेंगे, यानी एक समानांतर पब्लिक ओपिनियन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी वो आप इस जेनोसाइड टेंडेंसी को रोक सकते हैं, जो फासिस्ट टेंडेंसीज हैं वो रोक सकते हैं। लेकिन ये मीडिया जो है, जो आपके सामने प्राइम टाइम का जो हेट एजेंडा रोज लेकर आता है, ये रिफॉर्म हो जाएगा, ये इसकी उम्मीद आप छोड़ दें, क्योंकि ये इसको सरकार के पैसों से रेवेन्यूज मिल रहे हैं। तमाम रिपोर्टें आती हैं कि एडवर्टाइजर्स को भी, अगर आप सरकार के खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ चैनल्स करते हैं कभी कभी, तो उनके एडवर्टाइजर्स को धमकियां मिलती हैं कि आपका विज्ञापन रोक दिया जाएगा। सोशल मीडिया पे उनके पत्रकारों को ट्रोल किया जाता है, गालियां, रेप की धमकियां, तमाम तरीके की धमकियां दी जाती है। तो एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा ये काम चल रहा है। मेरा सुझाव अंत में ये होगा, क्योंकि इस पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं। कुछ साल पहले इंग्लैंड में एक लिविसन कमीशन बना था। हम लिविसन कमीशन की तर्ज पर भारत में एक पीपल्स ट्रिब्यूनल, परमानेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल, हम इस प्राइम टाइम ब्रॉडकास्ट मीडिया की जो कारगुजारियां हैं, जो हेट स्पीच है, जो फेक न्यूज है, इसके खिलाफ चलाएं। कुछ फेक न्यूज प्लेटफॉर्म काम कर रहे हैं, ऑल्ट न्यूज है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत सारे और वायर है, क्विंट है, स्क्रॉल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कैरेवन है। लेकिन इनके अलावा भी पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करने के लिए पूरी दुनिया जाने कि ये मीडिया क्या करता है, रोज के इनके प्रोग्राम्स को, रोज के इनके हथकंडों को एक्सपोज करना होगा, और एक कुछ नामचीन लोगों को लेकर, जिनका कि मीडिया पे, जुडिशरी पे
और पब्लिक अफेयर्स में काम है, उनका एक कमीशन बनाए, पीपल्स ट्रिब्यूनल बनाए, जो कि डे टू डे बेसिस पे उसकी एक वेबसाइट हो, जो इनका पूरा जो कच्चा चिट्ठा है, जो झूठ, जो फरेब, जो प्रोपेगेंडा, इसको डॉक्यूमेंट करे। आप देखिए कि रवांडा के जेनोसाइड के बाद जब ट्रायल्स हुए या जब न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स हुए, तो उसमें मीडिया के लोग भी उनके खिलाफ भी ट्रायल हुए। रेडियो रवांडा के पत्रकारों के खिलाफ भी ट्रायल्स चले, मुकदमे चले। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आपके यहाँ ये स्थिति आएगी कि जब आपके यहाँ ये ट्रायल चलाने पड़ेंगे, तब उस वक्त इस दौर के डॉक्यूमेंटेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी कि जो हो रहा है स्पीच और झूठी खबरें और फरेब, और सरकार पे सवाल खड़े करने चाहिए, सवाल खड़े हो रहे विपक्ष के खिलाफ, इसको डॉक्यूमेंट रोज के बेसिस पे डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है। और ये हम मान के चलें कि ये मीडिया रिफॉर्म नहीं होगा, और इस मीडिया को इस मीडिया के अलावा एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने की जरूरत है, जो इंक्लूसिव हो, जिसमें रिप्रेजेंटेशन हो समाज के तमाम सारे वर्गों का। और तभी हम इससे जो है वो इसका जो जहर है वो हम कम कर सकते हैं, और समाज को हम एक सही रास्ते पर ले जा सकते हैं, और डेमोक्रेसी को एकदम खत्म होने से बचा सकते हैं। अभी भी वक्त हमारे पास है।